प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से वनस्पति विज्ञान विभाग में हम बीएससी पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने इकोलॉजी, इकोसिस्टम के भाग, उसके अलग अलग फैक्टर्स, फूड चेन, फूड वेब इत्यादि इत्यादि के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में, ऊर्जा प्रवाह। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी सिस्टम में, किसी भी तंत्र में कार्य करने की जो क्षमता है वह ऊर्जा कहलाती है। हमने पीछे पढ़ा इकोसिस्टम में जैविक व अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग व नॉन लिविंग कारकों के मध्य इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया चलती रहती है और उस अन्योन्य क्रिया में विभिन्न पोषक स्तर पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर्स इत्यादि के नाम से पुकार चुके हैं, बता चुके हैं। प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक पोषक स्तर पर जो जैविक क्रियाएं होंगी उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर गमन करती है। अधिकांशतः जो ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत है वह सूर्य है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसे रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, रासायनिक स्थैतिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर दिया गया। सोलर एनर्जी को सभी जीव जो हैं वो उपयोग में सीधा नहीं ले सकते, इसलिए प्रोड्यूसर्स, जो उत्पादक स्तर है जिसमें पादप आते हैं, हरे पादप आते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इसको रूपांतरण कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यह तो हुआ मुख्य सोर्स ऊर्जा का। यह ऊर्जा जो रसायन के रूप में संचित हो गई है, ये अलग अलग स्तर में गति करती है और अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा यह मैकेनिकल, हीट और अन्य अन्य प्रकारों में परिवर्तित होती चली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को एनर्जी फ्लो या ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है। सूर्य से यह ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के रूप में, रेडिएशन एनर्जी के रूप में मिलती है। जो प्रोड्यूसर्स हैं उसे ग्रहण करते हैं और प्रोड्यूसर्स ग्रहण करने के बाद में उसका परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। इस प्रक्रिया को हमने नाम दे दिया फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो बनी ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी। विकिरण ऊर्जा से वह रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो गई और वह रासायनिक ऊर्जा अलग अलग स्तर के उपभोक्ताओं में गति करती हुई अंततः अपघटन, डिकम्पोजर्स के पास पहुंच जाती है, जो उसे हीट एनर्जी के रूप में एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 3 बिंदुओं पर आधारित होती है। नंबर 1, उस तंत्र में ऊर्जा की कितनी मात्रा है। उस समय, जिस समय हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, उस समय में उस तंत्र में ऊर्जा कितनी मात्रा में उपलब्ध है, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी उसी आधार पर अन्य पोषक स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो पहला, ऊर्जा की मात्रा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, वो है कि उस ऊर्जा की कितना भाग, जो ऊर्जा उपलब्ध थी उस ऊर्जा का कितना भाग केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित किया गया है। मतलब किसी भी इकोसिस्टम में कितनी सोलर एनर्जी आ रही है और उस सोलर एनर्जी को प्रोड्यूसर्स के द्वारा कितनी
केमिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तित किया गया है, यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि केमिकल एनर्जी एक स्तर से दूसरे स्तर पर गति करेगी। तो मुख्य रूप से जो गति करने वाला भाग है वह है केमिकल एनर्जी, और वो निर्भर करेगा कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी आ रही है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा की कितनी मात्रा, प्रत्येक पोषक स्तर में ऊर्जा की कितनी मात्रा एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित हो रही है। ये तीन बातें, ऊर्जा की मात्रा, अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी, रासायनिक पदार्थों की मात्रा, और कितनी मात्रा स्थानांतरित हो रही है, ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बेस पर हम फ्लो ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी जो है, सूर्य ऊर्जा, वह किस प्रकार पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई पृथ्वी पर पहुंचती है तो इसमें टोटल एनर्जी का, कुल ऊर्जा का लगभग 34% भाग जो वायुमंडल में उपस्थित बादल हैं या धूल के कण हैं या कोई और सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठोस कण हैं, उनके द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। ये वापस स्पेस में भेज दिया जाता है वायुमंडल से। तभी तो पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के जो घटक हैं वो उनमें से 34% ऊर्जा को वापस स्पेस में, अंतरिक्ष में भेज देते हैं परावर्तन के द्वारा। अब जो शेष बची ऊर्जा, उसमें से 9% भाग, उस सूर्य ऊर्जा का 9% भाग वायुमंडल में उपस्थित गैसेस या जल वाष्प, वेपर्स, या ओजोन, जो कि एक वायुमंडल का भाग है, ओजोन परत, जिसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये 9% भाग कुल ऊर्जा का है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी है सूर्य के द्वारा यहाँ भेजी गई है। इससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि ये ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में या अवशोषित होगी, अवशोषित होकर के अपना रूप बदलेगी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। और हीट एनर्जी, जो गर्मी है, तापमान है, वो वायुमंडल का तापमान बढ़ाएगा। अब जो शेष बची 47% ऊर्जा, जो सूर्य ऊर्जा है, वो पृथ्वी पर पहुंचती है। इस 47% ऊर्जा में से 42 से 46% भाग, इस 47% का 42 से 46% भाग पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी की सतह के द्वारा, या पृथ्वी पर उपस्थित जल के द्वारा, या पृथ्वी के ऊपर उपस्थित पादपों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, जीवों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषण के फलस्वरूप क्या होता है? जब यह 42 से 46% भाग अवशोषित कर लिया जाएगा, पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ेगा। जल अगर अवशोषित करेगा तो जलवाष्प का निर्माण होगा, जलवाष्प जो है बादल बनाएगी और वर्षा होगी। या जब ये पादप और जंतुओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा तो उनका तापमान बढ़ेगा। तो यह भाग जो 42 से 46% भाग है, वह भाग अवशोषित हो जाता है, लेकिन इस भाग को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जाता। ये आप ध्यान दें, अवशोषण और कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है। यहाँ सिर्फ अवशोषित करके हीट एनर्जी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है, लेकिन इसको रसायन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता। अब जो शेष 1 से 5% भाग बचा सूर्य ऊर्जा का, उस ऊर्जा को पादप प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में लेने के पश्चात उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। अर्थात यह 1 से 5% भाग ही रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। शेष भाग
अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन इत्यादि के द्वारा अन्य कार्यों में उपयोग में ले लिया जाता है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा के निर्माण में काम में नहीं लिया जाता। ये तो हुआ हमारे पास में कुल ऊर्जा का अकाउंट। भाई कुल ऊर्जा जितनी पृथ्वी पर आ रही है वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में उपयोग में ली जा रही है, ये हमारे पास में इसका लेखा जोखा हुआ। अब इसके बाद में हम बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। ऊर्जा किस प्रकार से प्रवाहित होती है। ऊर्जा के प्रवाहित में होने में 4 मुख्य बिंदु आएंगे। पहला आता है धारकता, रिटेंशन। दूसरा आता है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। तीसरा आता है डिसिपेशन या प्रकीर्णन। और चौथा ऊष्मागतिकी। रिटेंशन या धारकता का अर्थ है कि जब किसी प्रकार की ऊर्जा किसी भी पदार्थ के द्वारा, चाहे वह जीवित है या अजीवित है, किसी भी पदार्थ के द्वारा धारण कर ली जाती है। मान लीजिए प्रकाश ऊर्जा, जैसे हम गर्मियों में देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा किसी चीज़ पे गिरी, उस प्रकाश ऊर्जा को उसने हीट एनर्जी के अंदर चेंज कर दिया और वो गर्मी के रूप में परिवर्तित होगी। वह वस्तु या जीव या स्थान गर्म हो गया और उसने उसको गर्मी के रूप में धारण कर लिया। तो पहला भाग हुआ रिटेंशन का। दूसरा भाग होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे एक हम पीछे पढ़ के आए हैं, आगे भी पढ़ेंगे, ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जब न उत्पन्न किया जा सकता और न नष्ट किया जा सकता तो वो ऊर्जा अपने रूप में परिवर्तन करती है। जैसे प्रकाश ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा या हीट एनर्जी के अंदर चेंज होगी। ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो इवेपोरेशन, पादप जल का इवेपोरेशन कर देगी, वाष्पीकरण कर देगी और बादलों का निर्माण कर देगी। तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया है उसे हम कह देते हैं रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा आता है डिसिपेशन या प्रकीर्णन। परावर्तन के बारे में हमने पीछे पढ़ा, जहाँ पर ऊर्जा को उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में वह रिसीव की गई है, प्राप्त की गई है, उसे परावर्तित कर दिया गया, रिफ्लेक्ट कर दिया गया। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन भी कहते हैं। तो जब ऊर्जा का 34% भाग जो वायुमंडल के द्वारा परावर्तित होता है या जो 47% भाग पृथ्वी पर पहुंच रहा है, उसमें से कुछ भाग परावर्तित होता है, तो यह प्रकीर्णन की श्रेणी में आता है। अब चौथा भाग आता है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। इसको हम 2 नियमों से समझ सकते हैं। पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के संरक्षण का नियम। इसके अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। यह फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। हम पीछे भी बात कर चुके हैं। इसका अर्थ है कि ऊर्जा को निर्मित नहीं किया जा सकता, न तो इसे बनाया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। यह सिर्फ अपने रूप में परिवर्तन करती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है और इस प्रक्रिया को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट, हरे पादप जो हैं, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का निर्माण कर देते हैं। तो ऊर्जा ने अपना रूप परिवर्तित कर दिया। हमने हथौड़े से एक कील पर बारी बारी वार किया। जब हम हथौड़े से कील को बारी बारी ठोकेंगे या वार करेंगे उस पर, तो जो हमारी गतिज ऊर्जा है उस हथौड़े की, वह उस कील से टकराकर उस कील को गर्म कर देगी, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। वह ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा थी वह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो यह है प्रथम ऊष्मागतिकी का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा नियम आता है लॉ ऑफ एंट्रोपी। इसके अनुसार जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाएगा, तो उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में ऊर्जा का लॉस होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। और ये जो लॉस हुई हुई ऊर्जा है वो कहाँ जाती है? हम पीछे क्या क्या हैं, अभी ये नष्ट नहीं की जा सकती, इसे हम बना नहीं सकते, तो फिर कहाँ जाती है? यह जो ऊर्जा है, जो लॉस हुई है, जो डिफरेंस आया है,
वह ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वायुमंडल में विकृत हो जाती है या वहाँ पर प्रकीर्णित हो जाती है, डिसिपेशन हो जाता है उस एनर्जी का। अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाएगा तो वह ऊर्जा 100% 100% स्थानांतरित नहीं होगी। उसमें से कुछ भाग लॉस हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा उसका, और वह वायुमंडल में विकृत हो जाएगी, प्रकीर्णित हो जाएगी। इस नियम को हम लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। इस लॉ ऑफ एंट्रोपी के ऊपर अनुसंधान हुआ, बहुत से वैज्ञानिकों के द्वारा इसको स्टडी किया गया और एक अन्य लॉ आया जिसे रूल ऑफ इकोलॉजिकल टेंथे, पारिस्थितिकी का दशांश का नियम कहते हैं। यह बहुत पॉपुलर नियम है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है इस दशांश नियम पर पूछे जाते हैं। यह स्लोबोडोकिन के द्वारा दिया गया, इसलिए इसे स्लोबोडोकिन्स रूल भी कहते हैं। इसे 10% का नियम भी कहते हैं, रूल ऑफ 10% लॉ भी कहते हैं। क्या है ये नियम? इकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, विभिन्न अनुसंधानों से, रिसर्चर्स से ज्ञात हुआ कि जब ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित की जाती है, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, या कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, या टर्शरी कंज्यूमर में, या टॉप कंज्यूमर में, उत्पादक से उपभोक्ता में, प्रथम उपभोक्ता में, द्वितीय में, तृतीयक में, इस प्रकार से जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वह 90% लॉस हो जाती है, ह्रास हो जाता है उसका। सिर्फ 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित की जाती है। इसको इस तरह से समझिए आप, मान लीजिए कोई पादप है जिसने प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया। उसकी जो ऊर्जा है उसमें से 90% ऊर्जा वह पादप अपने विकास में, वृद्धि में, रिप्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन में, रिपेयर में, फल और फूल के निर्माण में, इत्यादि इत्यादि प्रक्रियाएं, जो प्रक्रियाएं उसको जीवन के लिए आवश्यक है उसमें उपयोग में ले लेता है। सिर्फ 10% ऊर्जा जो उसने संचित की है वह अगले ट्रॉफिक लेवल में, अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित की जाती है। अब मान लीजिए उस घास को या पादप को किसी हिरण ने या खरगोश ने खा लिया। जितनी ऊर्जा उसको प्राप्त हुई उस ऊर्जा का 90% भाग वह हिरण या खरगोश अपने विकास में, अपनी दैनिक दिनचर्या में, या आप ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में, रिपेयर में, इत्यादि इत्यादि जो प्रक्रियाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं उनमें उपयोग में ले लेता है। शेष 10% भाग वह अपने लिए संचित रखता है। जब उसे कोई जीव खा जाएगा तो वह 10% ऊर्जा उस तक पहुंच जाएगी, अथवा यदि वह जीव सामान्य रूप से मृत हो जाता है तो डीकम्पोजर्स उस ऊर्जा को 10% जो स्टोर की गई है उसे ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वातावरण में स्थानांतरित कर देते हैं। यह नियम दशांश का नियम कहलाता है और यह नियम बहुत ज़्यादा प्रचलित नियम है। इसे रूल ऑफ इकोलॉजिकल टेंथे, पारिस्थितिकी का दशांश का नियम कहते हैं। आज इतना ही। इसके पश्चात के लेक्चर में हम ऊर्जा प्रवाह के मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।